हाँ, नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया था, जो कि 27 नवंबर 2020 को हुआ था, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। ये आपका जो दोपहर वाली शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 27 नवंबर 2020 को, उसका हल है। आइए देखते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा आज का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के मतों का अनुपात 3:10 है। यदि सभी मत वैध है और यदि सफल उम्मीदवार को 15,62,00 मत प्राप्त हुए हैं तो डाले गए कुल वोट क्या है। ये पहले वाला प्रत्याशी है, ये दूसरा वाला प्रत्याशी है। इन दोनों प्रत्याशियों के मतों का जो अनुपात है वो 3:10 है। एक प्रत्याशी को मत मिलते हैं 3 तो दूसरे वाले को 10 मिलते हैं। आप लोगों को ये जानकारी है कि जिस व्यक्ति को मत ज्यादा मिलते हैं वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। इसका मतलब है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके मतों की संख्या 10 है। ये व्यक्ति वो है जो जिसके मत ज्यादा आए हैं, अर्थात इसने चुनाव को जीत लिया है। और जिस व्यक्ति ने चुनाव को जीता है उसके मतों की संख्या 15,62,00 है। उस व्यक्ति के मतों की संख्या 15,62,00 है। 0 से 0 काटेंगे तो 1 का जो मान होगा, 10 का मान 15,62,00 है, तो 1 का जो मान आपके पास होगा वो 15,620 होगा। प्रश्न में कहा जाता है तो डाले गए कुल वोट क्या है, कुल मतों की संख्या बतानी है। कुल मतों की संख्या आपको बतानी है, तो कुल जो मत होंगे, अगर मैं यहाँ कुल मतों की बात करूंगा तो कुल मतों की संख्या 13 होगी। अगर आपको कुल का मान निकालना है तो आपको 13 का मान निकालना होगा। यदि मैं इसे 13 से गुणा करता हूं तो 15,620 को गुणा लगाना होगा। हमारे प्रश्न का उत्तर इन दोनों को गुणा करके मिलेगा। लास्ट में एक 0 आएगा। 3 दूनी 6, जीरो के बाद में हमें 6 देखना है, जो कि हो जाता है 20, 30, 60। यानी आप गुणा करेंगे तो 20, 30, 60 वाला उत्तर हो जाता है। अगला है कि यदि अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24, 26 है, यानी कि पहली संख्या अगर x मानते हैं तो x², दूसरी संख्या को y मानते हैं तो y²। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो 2426 है। लेकिन कहा जाता है कि एक संख्या का वर्गमूल, यानी कि अगर जो संख्या हमने x मानी थी, यदि हम उसका रूट निकालते हैं तो वो 7 आता है। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पहली संख्या 49 हो जाती है। आपका प्रश्न क्या था, एक बार दोबारा समझिए कि पहली संख्या के वर्ग में जब दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ा जाता है तो 2426 आता है। फिर कहा जाता है कि अगर एक संख्या का वर्गमूल निकालें, यानी कि मैं पहली संख्या का वर्गमूल निकालता हूं तो इसका जो वर्गमूल है वो 7 आता है, अर्थात वो संख्या 49 रही है। हम यहाँ पर x का मान लगाते हैं तो 49 की पावर 2 प्लस y² बराबर आपके पास है 2426। 49 का मैं वर्ग करता हूं तो 2401 होता है। 2401 प्लस y² बराबर हो जाता है 2426। मैं 2426 को उधर जाके माइनस करता हूं तो ये आपके पास 25 रह जाता है। हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो y बराबर 5 हो जाता है। अर्थात आपसे कहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 5 है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में कहा जाता है कि 3 वस्तुएं 200 प्रति एक पर खरीदी जाती हैं।
उनमें से एक को 12.5 की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य दो वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो, तो दोनों पर होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? आपको पता है कि हम हर वस्तु 200 में खरीद रहे हैं। जब हर वस्तु को 200 में खरीदा जाता है तो 3 वस्तु आपने कुल 600 में खरीदी है। जब 3 वस्तु आपने 600 में खरीदी है और पूरे लेन देन में हमें 20% का लाभ होता है, तो यदि मैं आपसे सेल प्राइस की बात करूंगा, ये तीनों का कुल क्रय मूल्य 600 रुपए है। हम तीनों का कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं तो इस 600 में 20% का वृद्धि करते हैं, जो कि 120/100 हो जाता है, यानी 12 छंग 72, 720 हो गया। अच्छा, 600 का जो सामान है वो हमने कुल मिलाकर 720 रुपए में बेचा। लेकिन सवाल में कहा जाता है कि जो आपके पास पहले वाली वस्तु है उसे आप 12.5% की हानि पर बेचेंगे। पहले वाली वस्तु आपने 200 में खरीदी है, हर वस्तु आपने 200 में खरीदी है, लेकिन हर वस्तु को आप कितने का बेचेंगे वो अलग अलग है। कुल मिलाकर आपने तीनों वस्तु 600 में खरीदी और तीनों वस्तु आपने 20% के लाभ पर 720 का बेच दिया। अब देखते हैं कि पहले वाली को कितने की हानि या लाभ पर बेच रहे हैं। तो कहा जाता है कि पहले वाले को 12.5% की हानि पर बेचा जाता है। 12.5% का मतलब 1/8 है। जब हानि पर बेचेंगे तो 7/8 हो गया। इसे 8 से हम लोग 25 बार काट लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। 25 सत्ते 175। इसका मतलब है कि पहले वाली वस्तु को व्यक्तिगत तौर से हम लोगों ने 175 में बेच दिया। तीनों वस्तु 720 की बेची जाती है और पहले वाली वस्तु 175 की बेची जाती है। 720 रुपए तीनों का विक्रय मूल्य है और पहले वाली का विक्रय मूल्य 175 है। तो यदि मुझे दूसरी और तीसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि देखना हो तो मुझे 720 में से 175 को माइनस करना होगा। जब 720 में से 175 को माइनस करेंगे यहां पर कितना हो जाता है 5, यहां पर 1 यानी 11 में से 7 गया 4 हो गया। उसके बाद यहां पर कितना होगा 6 में से 1 गया, ये आपके पास कितना हो जाता है 5। इसका यह मतलब है कि दोनों का कुल मिलाकर जो विक्रय मूल्य है वो 545 है, जबकि दोनों का क्रय मूल्य 200 के हिसाब से 400 होगा। अब 400 का सामान जब 145 का बेचेंगे तो आपको जो लाभ होगा वो 145 का होगा और 145 का लाभ 400 पर होगा, गुणा कितना होगा 100। 00 से 00 कैंसिल करते हैं, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 36.25%, जो कि विकल्प आपका बी हो जाता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, यहां पर हम वृत्त की बात कर रहे हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? ये वृत्त है, इस वृत्त की रेडियस में 10% की वृद्धि है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr² होता है। लेकिन कभी भी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर निकालनी हो तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर पाई है, हम लोग पाई को हटा देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वृत्त का जो एरिया है, किसी सर्किल का जो एरिया है वो r² पे काम करेगा। त्रिज्या की मैं बात करता हूं, त्रिज्या में 10% की वृद्धि है तो मान 10 से 11 होगा। हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल r² पे काम करता है। 10 का वर्ग कितना होगा 100 और 100 का वर्ग 121।
त्रिज्या का मान 10% की वृद्धि के साथ 10 से 11 हो जाता है, तो क्षेत्रफल का मान 100 से 121 हो जाता है। ये 100 की तुलना में जितना ऊपर है उतने ही प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। 21% आपके सवाल का उत्तर है। एक और फॉर्मूला है, देखिए आपके लिए एक और फॉर्मूला है आपके लिए, वो सीधे वृत्त में हम लगा सकते हैं। किसी वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर 2r प्लस r स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत। बस r में जो कमी वृद्धि है उसे उठा के लगाइए, तो r का मान यहाँ पर 10 है। 2 गुणा 10 प्लस 10 का वर्ग और अपॉन में 100 रहेगा, ये हो गया। ये 10 दूनी 20 हो गया। ये 100 से 10 की पावर 2 मतलब 100 एक बार कटेगा, तो यहां से भी हमारा 21% उत्तर हो जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 रहता है? आपको वो संख्या बतानी है जिसे 12, 21 और 35 से भाग देने पर समान शेषफल 2 होना चाहिए। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, 12 और 21 और 35 से कटने वाली संख्या निकालते हैं। 12, 21 और 35 से कटने वाली जो संख्या होगी वो इनका एलसीएम होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि इन तीनों संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगी। आप लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 420 हो गया। इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या 420 जो कि इनका एलसीएम है, ये पूरी कटने वाली संख्या है। लेकिन कहा जाता है कि हमें शेष 2 बचाना है, तो शेष जितना बचाना होता है शेष उतना जोड़ा जाता है। जब मैं 420 में 2 को प्लस करूंगा तो मेरे सवाल का उत्तर 422 हो जाता है। आगे कहा जाता है, देख लीजिएगा, आगे कहा जाता है, एक दुकानदार ने अपने माल का क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। यह प्रश्न है आपका कि अगर क्रय मूल्य आपके पास 100 है तो 20% बढ़ा के अंकित करने का मतलब है कि एमआरपी 120 रुपये हो गया। यदि कोई वस्तु आप 100 में खरीद रहे हैं, इसका जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपये है। 20% के लाभ पर अगर मैं बेचूंगा तो वस्तु 120 की बिकेगी। कहा जाता है कि आप इसका बंटवारा करिए, वह 3/4 माल को अंकित मूल्य पर बेच देता है। मैं 120 का 3/4 यहां लिखता हूं, तो 120 का जो 3/4 होगा वो 90 होगा। जब 120 का 3/4 90 हो गया तो बाकी जो बचेगा वो 90 के अलावा बचेगा। हम लोग 120 में से 90 को माइनस करते हैं, ये 30 हो जाता है। हमने अंकित मूल्यों का बंटवारा कर दिया। अंकित मूल्य पर हम छूट देते हैं। जब अंकित मूल्य या एमआरपी पर डिस्काउंट या छूट दी जाती है तो उसमें कमी पैदा करते हैं। सवाल में कहा जाता है कि 3/4 पर 3/4 को अंकित मूल्य पर बाकी पर छूट दी जाती है, अर्थात 120 का जो 3/4 है, जो 90 है, उस पर किसी प्रकार का छूट नहीं देंगे। जब अंकित मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है। 90 का सामान 90 का बिकेगा। लेकिन बाद में जो बाकी का बचा 30 है, इस 30 पर 30% का छूट देंगे। जब 30 का 30% हम छूट दे देंगे तो 70% पर बिकेगा, और 30 का जो 70% होगा वो 21 होगा। 90 और 21 को जोड़ेंगे तो 111 होगा। ये जो 111 है, ये 100 की तुलना में 11 ऊपर है, अर्थात 11% ऊपर है, और जितने प्रतिशत ऊपर है उतना लाभ हो जाता है। आपके सवाल का आंसर है 11% का लाभ।
ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, गुणा भाग का सवाल है। इसमें लिखा है कि 5.75, आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए 5.75 प्लस 5/7, ये ऑफ है। ऑफ का मतलब का और का मतलब गुणा होता है। बराबर में लिखा है 28 माइनस 4 पॉइंट कितना है आपके पास 5। नीचे हम अलग उतार लेते हैं, ये 3/4 है। इस ऑफ का मतलब गुणा है, लेकिन कोष्टक साथ में रहेगी। ये 15 दशमलव है आपके पास 8 माइनस ये 3.4 प्लस ये आपके पास 5 है गुणा 2.39। ऊपर के हिस्से को ऊपर हल करेंगे और नीचे के हिस्से को हम लोग नीचे हल करेंगे। ये आपके पास सवाल है 5.75 प्लस 5/7। सबसे पहले गुणा करते हैं, 7 चौक 28 हो गया। ये 5.75, ये 5 चौक 20 हो गया। जब 20 में से हम 4.5 को घटाते हैं, जब 20 में से 4.5 को घटाते हैं, ये आपके पास कितना हो जाता है 15.5। हम इन दोनों में से अंतर लगाते हैं, तो ये 3/4 गुणा 8 में से 4 गया तो 4 और 15 में से 3 गया तो 12। इसे 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 तिया 12 और 4 ही का ना 4 प्लस उधर 5 का गुणा करते हैं, 5 नम 45 का 5, 5 नम 45 का 5, 5 तिया 15, 4 19, 5 दूनी 10 और 1 11, 11.95 ये हो गया। हम इसे देखते हैं, ये क्या है, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, यहाँ 0 लगा लीजिए, ये 5 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, हासिल 1 लगा है, 15 5 20 और 1 21 हो गया। नीचे देखते हैं क्या चीज आती है, 31 तिया 93 यानी कि 9.3 हो गया, प्लस 11.9 और 5 हो गया। ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा जो कि 21.25 होगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 11 9 20 और 1 21, यानी कि ये भी 21.25 पूरा पूरा कट जाता है। पूरा पूरा कटने का मतलब है कि आंसर आपका 1 हो जाता है। आपके सवाल का जो उत्तर है वो 1 हो जाता है। n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है और शेष प्रत्येक संख्या में 8 की कमी की जाती है, तो संख्याओं का नया औसत क्या है? आपके पास जो संख्या n है, आपके पास संख्याओं की संख्या n है। यदि संख्याओं की संख्या n है तो आप n की जगह अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हैं जिसका बंटवारा 75% के हिसाब से होना चाहिए। तो हमने जो संख्या मानी है वो 4 मानी है और आपका जो पुराना औसत है वो आपके पास 36 है। संख्याओं की संख्या जो n बता रहे थे, n का मान अपनी जरूरत के हिसाब से हम वो मानेंगे जिसका बंटवारा हो सकता हो। संख्या हमने 4 मानी है, अर्थात 4 संख्याओं का औसत 36 है। जब 4 संख्याओं का औसत 36 है, चाहो तो योगफल निकाल के कर लो, चाहे ऐसे ही कर सकते हैं। चलो हम योगफल में कमी वृद्धि निकाल के करेंगे। हमने संख्याओं की संख्या 4 मानी है, औसत का मान 36 है। कहा जाता है कि इन 4 संख्याओं का यानी 4 संख्याओं में से 75%
75% का जो असल मतलब है वो 3/4 है, तो ये 3 संख्या हो गई। जब 4 में से 3 संख्या हो गई तो अब संख्या बाद में 1 बचेगी। इन 75% संख्याओं में अर्थात 3 संख्याओं में प्रत्येक में जो हम वृद्धि करते हैं वो 5 का करते हैं। जब वृद्धि करते हैं तो वृद्धि 15 का हो गया, और बाकी बची संख्याओं में 8 की कमी करते हैं तो कुल मिलाकर 8 की कमी हो गई। जब पहले 15 का वृद्धि कर रहे हो और बाद में 8 का कमी कर रहे हो तो क्या वृद्धि 7 की हो गई है, और ये 7 की वृद्धि औसत में कमी या वृद्धि पैदा करेगी, लेकिन जब 7 की वृद्धि है तो औसत में वृद्धि होगी। और ये वृद्धि कितनी संख्या में होगी? 4 में। इसका मतलब है कि हम लोग औसत में वृद्धि निकाल लेते हैं तो 7 की वृद्धि योगफल में है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या है। इसे भाग लगाते हैं तो ये 1.75 हो गया, अर्थात औसत में पहले की तुलना में 1.75 का वृद्धि होगा, यानी कि 1.75। ये 36 और 1 37 हो गया, अर्थात जो आपके प्रश्न का नया औसत होगा वो 37.75 होगा, जो कि विकल्प बी रहेगा। एक वर्ष के अंत में 8% की दर से निवेश की गई राशि। हमारे प्रश्न में जो दर है, वो 8% है। हमारे प्रश्न का स्टार्टिंग का समय 1 वर्ष है। दर का मान 8% है और जो राशि हो जाती है वो 20,280 हो जाती है। दर का मान 8% है, समय का मान 1 वर्ष है, राशि 20,280 हो जाती है। लेकिन ये तब होती है जब ये अर्धवार्षिक होता है। अर्धवार्षिक का मतलब है कि ये हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली वाला ये सिस्टम है तो मैं इसे हाफ ईयरली में ले जाता हूं। अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली में दर का आधा करते हैं, 4% हो गया। समय का दुगना करते हैं, 2 वर्ष हो गया। इसका मतलब है कि 8% का छमाही के हिसाब से 4% होगा, समय की स्लॉटिंग 2 बन जाएगी। 4% का जो मतलब है, 4% का मतलब 1/25 होता है, यानी कि हर वर्ष में 1/25 की वृद्धि होगी। जब 1/25 की वृद्धि होगी तो ये 25 से कितना होगा? 26 होगा। लेकिन ऐसा मुझे 2 वर्षों के लिए करना पड़ेगा। जब ऐसा मुझे 2 वर्षों के लिए करना पड़ेगा तो मैं 25 का वर्ग लगाता हूं तो ये 625 हो जाता है, 26 का वर्ग लगाते हैं तो 676 हो जाता है। और ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिसे 676 बता रहे हैं वो असल में 676 नहीं, वो 20,280 है। आप 676 से जब इसे काटेंगे तो ये 30 बार कट जाता है। इसे काट पीट करिए, 26 का ये वर्ग है, आप काटेंगे तो 1 का मान 30 हो गया। जब 1 का मान 30 हो गया तो अगर मैं राशि की बात करूंगा तो राशि का जो मान है वो 625 गुणा 30 हो गया। इसे हल करेंगे, 0 का 0, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छंग 18। अर्थात जिस राशि की आपके प्रश्न में बात चल रही थी, वो राशि 18,750 है। अब कहा जाता है कि उसी तरह से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज दर पहले की तरह समान हो तो अब जो ब्याज दर है वो 8% है। सवाल ये है कि दर फिर 8% है और समय आपके पास 2 वर्ष है, लेकिन इस बार हाफ ईयरली नहीं है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित नहीं होगा, वार्षिक होगा। 8% का जो मतलब है वो 2/25 है। 2/25 का मतलब है कि हर वर्ष में 25 से कितना होगा? 27।
हर वर्ष की वृद्धि में 25 से 27 होगा। चूंकि प्रश्न 2 वर्षों के लिए काम कर रहा है तो 25 का जो वर्ग है वो 625 है और 27 का जो वर्ग है, क्योंकि 2 वर्षों का सवाल है, 729 है। हम जिसे 625 बता रहे हैं वो 625 नहीं, वो 18750 है। जब 625 का मान 18750 है तो ये इससे 30 बार कटेगा, 1 का मान 30 हो गया। हमें बताना है कि ब्याज क्या होगा, हमें केवल ब्याज बताना है। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ब्याज क्या होगा तो 625 से जितना ऊपर है, 625 से ये जितना ऊपर है उतने ही रुपए का ब्याज हो जाएगा। तो 9 में से 5 गया तो 4 होगा, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, तो कितना हो गया, ये 104 हो गया। जब 1 का मान 30 है तो 104 का मान 104 गुणा 30 होगा, 0, 3 चौक 12 और 3 ही का ना 3। इस प्रकार ब्याज 3120 रुपये हो जाता है। प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत में 25% की कमी के कारण राधा 1200 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक खरीद पाती है। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? एक फॉर्मूला है जो इसमें लगता है और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है पहले उसे समझिए कि टोटल खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा क्या होती है, मात्रा। यदि किसी प्रश्न में टोटल खर्च फिक्स है तो मूल्य तथा मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं साहब कि मूल्य की अगर मैं बात करता हूं तो मूल्य में 25% की कमी है, यानी कि मूल्य 25% से कम हो जाता है। 25% का जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है। इसका मतलब है कि मूल्य में 1/4 की कमी है तो मूल्य 4 से 3 हो जाता है। यदि मूल्य 4 से 3 हो जाता है तो मात्रा 3 से 4 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर वो पहले 3 किलोग्राम खरीद पाता था तो अब वो 4 किलोग्राम खरीद लेता है। 3 और 4 में जो फर्क है वो 1 का है और 1 का मान कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम। जब 1 का मान 10 है तो 3 का जो मान होगा वो 30 होगा और 4 का मान 40 होगा। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि जितने रुपए की बात चल रही थी और वो रुपए आपके पास कितने हैं, 1200। इसका यह मतलब निकल के आ रहा है साहब कि 1200 रुपए में कोई व्यक्ति पहले 30 किलोग्राम खरीद लेता था, अब उस व्यक्ति को 10 किलोग्राम ज्यादा अर्थात 40 मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1200 रुपए में 30 किलोग्राम खरीद लेता था, जब 1200 रुपए में 30 किलोग्राम खरीद लेता था तो 1 किलोग्राम का मूल्य 40 रुपए होगा, यानी कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। और यही हमसे पूछा था, इसलिए आपका विकल्प बी उत्तर हो जाता है। अगर वो आपसे कहता कि बाद वाला मूल्य क्या है तो आपको 1200/40 लगाना होता है। ये 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 9000 रुपए की राशि लेता है। सवाल यह है साहब कि एक व्यक्ति 9000 रुपए लेता है और 9000 रुपए जो लेता है वो 5% की दर से लेता है, लेकिन वो 7% की दर से बांट देता है। ये 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इतने रुपए उधार लेता है, लेकिन एक सामने वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 7% की दर से दे देता है। जब 5% की दर से पैसा लेंगे और 7% की दर से आप पैसा आगे को देंगे तो आपको जो दर में फायदा होगा वो 2% होगा। आपसे कह रहा है कि उसका प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट मतलब उसका ब्याज क्या है, उसका लाभ वाला ब्याज क्या है। तो ब्याज जो होता है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन कितना होता है, 100।
मूलधन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 9,000 रुपए है। जो रेट में फायदा है वो आपके पास 2% है, और समय जो चल रहा है वो 3 चल रहा है। 00 से 00 साफ कट गया। 9 दूनी 18, 3 54, तो ये 540 रुपए विकल्प संख्या सी हो जाता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? एक रोम्बस की बात चल रही है। हम यहाँ पर एक रोम्बस के एरिया की बात कर रहे हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका छोटा विकर्ण 12 है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज की एक विशेषता होती है, इसकी चारों भुजाएं चारों साइड्स आपस में इक्वल या बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण यानी डायगोनल बराबर नहीं होते। सवाल में कहा जाता है कि जिसकी एक भुजा 12 है, जिसकी एक भुजा कितनी है? 10 है। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो भुजा 10 है, मतलब प्रत्येक भुजा इसकी 10 हो जाएगी। यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं ए, बी, सी और डी। ये समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो एंगल 90 डिग्री का होता है, और विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। भुजा का मान 10 है, जो हमारे पास छोटा वाला विकर्ण है, छोटे वाले विकर्ण का जो मान है ये पूरा 12 है। अगर पूरा विकर्ण 12 है तो किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर या 90 डिग्री के एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। अगर ये पूरा 12 है तो नीचे का हिस्सा जो होगा वो 6 होगा, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की भुजा अगर 10 है और ये 6 है तो इधर का हिस्सा कितना होगा? 8 होगा। और अगर नीचे को, यहां से नीचे को हिस्सा 8 है तो ये ऊपर को भी 8 होगा। इसका ये मतलब है कि पूरा जो विकर्ण है यहां से यहां तक, ये पूरा विकर्ण कितना होगा? 16। इसका जो पहले वाला विकर्ण है वो 12 दिया है। अभी हम लोगों ने दूसरा विकर्ण 16 निकाला है। विकर्ण निकालने की जरूरत इसलिए भी रहती है कि हमें क्षेत्रफल चाहिए। इसके क्षेत्रफल या एरिया का सामान्य फॉर्मूला है 1/2 d1 गुणा d2, यानी कि 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा। पहला वाला विकर्ण हमारे पास 12, दूसरा वाला 16। 2 से 6 बार हम काटते हैं, 16 छक्का 96 हो जाता है। ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी क्षमता अच्छी होती है। यहां पर मैं दोनों की क्षमता की बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति जितना बेहतर कामगार है वो बेहतर कामगार इसलिए है साहब क्योंकि उसकी क्षमता बेहतर है। प्रश्न में कहा जाता है ए बी से 5 गुना अच्छा काम करता है, इसका मतलब बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता 5 है। यदि इनकी क्षमता या एफिशिएंसी का रेशियो 5:1 है तो इनके समय का जो अनुपात होगा, अगर क्षमता का अनुपात 5:1 है तो समय का अनुपात 1:5 होगा। इसका समय 1 है तो इसका समय 5 है। 5 और 1 में अंतर 4 का है, जो कि दोनों के समय का अंतर है, और अंतर कितना दिया है? 52। इसलिए वह 20 से 52 दिन कम लेता है। अगर ये 1 दिन लेता है तो ये 5 लेता है, यानी कि अंतर है 4 का। 4 का मान 52 है, 1 का मान 13 है। यदि आपके पास 1 का मान 13 है तो इसे गुणा करेंगे तो 13 ही कना कितना है? 13, और 13 पंजे कितना है? 65। अब इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति के दिन तथा क्षमता को चुनकर हम सवाल का टोटल काम निकालेंगे।
मैं इसका चुनाव कर लेता हूं, जरा बताओ कि जिसकी क्षमता 5 है वो दिन कितने लेता है? 13। समय बराबर होता है, कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। जिसकी क्षमता 5 है उसका समय कितना है? 13, यानी कि 13 पंजे 65। हम प्रश्न में जिस सवाल की बात हम कर रहे हैं उसमें टोटल काम हमारे पास 65 हो गए। करीब 65 काम दोनों से कराइए, दोनों की क्षमता 5 और 1 6। समय बराबर कार्य बटे क्षमता 65 बटे 6, यानी कि साहब 10 सही 5 बटे 6। ये सी वाला आपका उत्तर हो गया। ये क्षमता पर आधारित प्रश्न था। एक रेक्टेंगल की बात चल रही है, एक आयत की बात चल रही है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है। हम सवाल एक वर्ग से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। इसकी भुजा नहीं पता, मैंने x मानी है और कह रहे हैं साहब कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आपके पास 4900 है। क्या आपको नहीं पता कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा का वर्ग होता है? अगर भुजा के वर्ग का मान 4900 है तो इसकी भुजा का मान वर्गमूल निकालेंगे 70 होगा। और कह रहे कि जो इस वर्ग की भुजा है वही वृत्त की रेडियस है। वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। इसका यह मतलब है कि अगर यदि वर्ग की भुजा का मान 70 है तो वृत्त की त्रिज्या का मान भी 70 होगा। फिर कहा जाता है कि आयत की जो लंबाई है वो त्रिज्या का 2 बटे कितना है आपके पास? 5। हम यहां पर क्या करते हैं, 70 लगा देते हैं जो कि रेडियस है किसी वृत्त की। 5 से काटते हैं 14 बार कटेगा। इसका मतलब है कि तीसरी आकृति यानी कि मैं आयत पर पहुंच गया हूं और आयत की लंबाई का जो मान मुझे प्राप्त हुआ है वो 28 हो गया। कह रहे कि आयत की चौड़ाई का मान तो 20 है। आयत की चौड़ाई का मान 20 है। हम किसी रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे, किसी आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई 28 है, चौड़ाई 20 है, 28 दूनी 56, ये 560 हो जाता है। ये 560 साफ विकल्प संख्या सी हो जाता है। एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को 2 घंटे कम लगते। ट्रेन की चाल क्या है? यहां पर ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न में यह है कि ट्रेन एक लंबी दूरी को तय कर रही है। एक लंबी दूरी को तय कर रही है जो कि 400 किलोमीटर लंबी दूरी है। जब इस दूरी को अलग अलग चालों से तय कर रही है तो अलग अलग समय लगेगा और जो अलग अलग समय लगेगा उसका अंतर 2 घंटे दिया है। जब कोई एक वाहन अलग अलग चालों से एक समान दूरी को तय करता है तब उसे अलग अलग समय लगता है। और यदि उसे अलग अलग समय लगता है और समय का अंतर हमारे पास कम या अधिक में बोल के दिया जाए तो ये फॉर्मूला है कि जो दूरी के लिए काम करता है कि दूरी बराबर चालों की गुणा यानी कि S1 S2, चालों की गुणा बटे चालों का अंतर। जो भी चाल कम ज्यादा होगी उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय यानी कि T। हमें बताना है कि इसकी चाल क्या है, इसकी स्पीड क्या है। तो इसकी जो स्पीड है वो नहीं पता, मैंने स्पीड को x माना है। पहले वाली चाल अगर x है तो दूसरी वाली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो x + 10 है। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर।
पहले वाली कम वाली चाल अगर x है तो ज्यादा वाली बाद वाली चाल x प्लस 10 है। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय, समय में जो फर्क है वो 2 घंटे का है। इस प्रकार 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं 2 से काटता हूं, या 2 से 200 बार कटता है, यानी कि x गुणा x प्लस कितना होगा 10 बराबर, ये आपके पास 2000 हो गया। अब आपको करना ये है कि आप इस 2000 के फैक्टर x और x प्लस 10 के हिसाब से करिए। मतलब इस 2000 के अंदर 2 संख्या है, एक संख्या वो खुद है और एक उससे 10 फालतू है, यानी कि इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर 40 गुणा कितना होगा 50। ये कैसे हुआ साहब कि 40 का गुणा 50 से करेंगे तो 2000 आता है, और 40 और 50 में 10 का अंतर है। कहा जाता है ट्रेन की गति क्या है, तो हमें x का मान बताना है जो कि 40 है और विकल्प संख्या डी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताइए क्लास कैसी रही। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप पहले वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।